नमस्कार, मैं फुल केवी स्टूडियो बेगूसराय से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबों की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिनको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। वो शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं जिनका नाम है राकेश कुमार महंत जी, जो कि बेगूसराय दुलारपुर से चलकर यहाँ तक आए हैं। मैं बता दूं कि राकेश कुमार महंत जी बहुत ही छोटी उम्र से रंगमंच से जुड़े हैं और उसके बाद दर्जनों फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी फिल्मों में, मैथिली फिल्मों में, फिर वेब सीरीज़ में काम किया है। शॉर्ट फिल्म्स इनके कितने हैं इनके नाम से। तो आज इनसे रूबरू हो रहे हैं, इनसे बातचीत की मैं शुरुआत करता हूं। शुरुआत मैं करना चाहूँगा राकेश कुमार महंत। ये नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि किसी मठ के या मंदिर के आप महंत हैं, या यूं ही आपका नाम ये राकेश कुमार महंत कैसे हुआ? इस पे हमारी बातचीत यहीं से शुरू होती है। जी, सबसे पहले तो जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, और केवी स्टूडियो को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रोशन जी को कि मुझ जैसे कलाकारों को आप जैसे महान हस्तियों के साथ कुछ बातचीत करने का मौका दिया। तो आपका सवाल है कि मैं किसी मठ का महंत हूँ या फिर यूं ही आपका नाम महंत कैसे पड़ा? आपका नाम महंत वर्ष 1974 में 11 नवंबर को मेरा जन्म हुआ, और 1975 में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मेरे गांव में प्रारंभ हुआ था महंत हरिहर चंद भारती जी के नाम से। अच्छा। तो उस टूर्नामेंट में मेरे एक चाचा थे दिनेश चौधरी, जो बड़े अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, और बाद के दिनों में वो रेलवे से रिटायर किए हैं वॉलीबॉल के जरिए। मेरे गांव में काफ़ी अच्छा चर्चित टीम हुआ करता था, जो बेगूसराय ज़िले का अग्रणी टीम था। तो महंत जी के नाम से वो टूर्नामेंट हुआ करता था, और मेरा संयुक्त परिवार रहा है। तो मुझे याद है कि या हर लोगों को याद होगा कि लोग आंगन में मिट्टी का एक टीला बना करके वहाँ पर चूल्हा बनाया करते थे। बिल्कुल, चूल्हा बना करके उसको ढक के रखते थे बरसात के दिनों के लिए। उस पर खाना बनता था, आंगन के बीच में वो होता था। तो बारिश हो रही थी, तेज बारिश, मैं बहुत छोटा था, और वो बचपन में लोग रिट्ठा उट्ठा माला वाला पहनते हैं, चंदन टीका वगैरह मेरा लगा हुआ था, और मैं पानी में तैरते हुए, थोड़ा छोटा था तो तैरते हुए उस टीले पर जाकर के बैठ गया था, और एक महंत की जो मुद्रा होती है उस तरह से था, उस आसन पे मैं जाके बैठ गया था। तो मेरे चाचा ने, जो दिनेश चौधरी जी, उन्होंने मेरा नाम महंत रखा था। उसी उम्र में, उसी घटना के बाद आपका नाम मैं 1 वर्ष का था, उसी समय मेरा नाम महंत पड़ा था। राकेश जी, जैसे जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपकी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई। शुरुआती दिनों में आप उसी मध्य विद्यालय से पढ़े जिसमें आपने अपने गुरु विवेकानंद जी की चर्चा की है। जी जी जी। तो शुरुआती दौर की शिक्षा के बारे में आप बताएं, कहाँ से आपने प्राप्त की? जी, ग्रामीण स्तर के हमारे, जो आप यूँ कहें कि मेरे प्रारंभिक शिक्षक जो थे, जिन्होंने मुझे खल्ली पकड़ा करके और वर्णमाला का ज्ञान दिया, पहला अक्षर, वो रामजतन ठाकुर जी थे। मैं उन्हें नमन करना चाहूँगा, आज भी हैं। अच्छा। और वो रंगनंदनपुर से हैं। मेरे गांव में जो मध्य विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय है, उसमें मैं 2 क्लास तक पढ़ा था। अच्छा। फिर मैं दुलारपुर मठ में चला गया, जहां वर्ष 1983 से लेकर के 86 तक विवेकानंद जी भी वहाँ शिक्षक हुआ करते थे। और मैं दुलारपुर मठ में 7वीं कक्षा तक पढ़ा। फिर बगल के उच्च विद्यालय में, जो BN हाई स्कूल त्याय है, उसमें मैं 1989 तक, मैं 89 में मैट्रिक किया हूँ, और वहीं से मैंने मैट्रिक किया। शुरुआती दिनों में आप, जैसे जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे स्कूल के दिनों में। जी। आप पटना मोइनुलहक स्टेडियम में भी आपने मैच खेला। जब वहाँ से बातचीत शुरू करते हैं कि वॉलीबॉल खेलना कब से प्रारंभ किया आपने? जी, चूँकि आप सुनते होंगे कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता है। बिल्कुल। तो मेरे गाँव में वॉलीबॉल का खेल इस कदर होता था कि आप कहीं अगर अन्य गांवों में जाएंगे तो वॉलीबॉल जो लोग खेलते हैं तो इस तरीके से उठाएंगे। यहाँ मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि बेगूसराय में चंद नाम मेरे, चूँकि मैं वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ, उसमें बीहट, दुलारपुर, फिर आपका रतनपुर, सिक्स ब्रदर्स, ये अच्छी टीम हो गए थे। दुलारपुर में निश्चित रूप से वॉलीबॉल का बहुत अच्छा माहौल। अब स्कूल के दिनों में आपने मोइनुलहक स्टेडियम तक मैच खेला,
उसके बारे में। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि किसानों की रही है। मेरा जो था परिवार संयुक्त परिवार था, और मेरे छोटे चाचा जो वॉलीबॉल अच्छा खेलते थे। मेरे गांव में वॉलीबॉल खेल की एक नर्सरी कह सकते हैं। मेरे गांव से 250 लोगों ने सरकारी सेवा वॉलीबॉल के जरिए 250 लोग नौकरी कर रहे हैं आज। अरे रे रे। तो हमने देखते देखते स्कूली वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, और 1986 में जिला से मेरा चयन हुआ था, और बेगूसराय जिला का टीम जो बना था उसमें से हम 4 लोग बीएन हाई स्कूल तेज से थे। अच्छा। और 2 आदमी थे आरकेसी चमरिया से। तो हमारी टीम को लेकर के हमारे गुरुदेव गए थे, वो यूपी के थे, ओम प्रकाश जी, वो हमारे पीटी टीचर थे। वो टीम लेकर के गए थे, और 1986 में वहाँ मैं जाकर के खेला था स्कूली नेशनल, लेकिन नेशनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। वहाँ से मैं वापस आ गया, और उस समय तक वॉलीबॉल का कुछ रूप चेंज हो गया था। नाटे कद के खिलाड़ियों को थोड़ा मुश्किल होता था, और मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच के लगभग है, 5 इंच, तो मैं उसमें थोड़ा छट जाता था। खेल की दुनिया से अलग है। जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, सुना है कि आप नाटकों से आपका बहुत बड़ा प्रेम था। शुरुआती दिनों में ही, स्कूल के दिनों में भी आप नाटक का मंचन में आप बराबर मंच पे हुआ करते थे, उसके बारे में बताएं। जी, मैंने पहले, आपकी उम्र कितनी रही होगी जब ने मंचों पे नाटक करने लगे थे? जी, मैं तो बताया कि मैं 9 वर्ष की उम्र में पहली बार नाटक का मंच किया था, जिसमें विवेकानंद जी हमारे प्रथम गुरु थे नाटक के मामले में। वो मिडिल स्कूल दुलारपुर मठ में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। अच्छा। विज्ञान शिक्षक के रूप में। और उन्होंने एक नाटक किया था जिसमें मुझे बलकरण का रोल दिए थे। अच्छा। और बलकरण का रोल इतना सराहा गया था कि जिस कलम से वो लिखा करते थे, खुद अपनी कलम जो अच्छा। लाल रंग का चलता था, नीब वाली पेन थी, वो आज भी मेरे घर में रखा हुआ है। और मैं गुरुदेव विवेकानंद जी को नमन करना चाहूँगा, संयोग से आज भी वो मेरे साथ थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे पहली बार बलकरण का इनाम स्वरूप आपको वो कलम दी थी। और फिर आपने मंचों पे लड़कियों की भूमिका भी निभाई? जी, निश्चित तौर से। जैसा कि पारसी शैली के नाटकों में होता है कि लड़का ही लड़की का भी रोल किया करते हैं। तो ऐसा हुआ कि वर्ष 1983 में मेरे गांव में मेरे गांव की टीम ने अनुमंडल स्तर के नाटकों में भाग लिया था। अच्छा। तेघरा अनुमंडल स्तर का नाटक हुआ था, जिसमें स्वर्गीय अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं भोलाकांत झा जी, वो हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब भोलाकांत झा जी को मिला था। अच्छा। बेस्ट एक्टर का खिताब हमारे ही ग्रामीण भूपेश चंद्र कन्हैया को मिला था। बेस्ट ड्रामा का खिताब भाई का प्यार उर्फ 2 गज कफन नाटक को मिला था। अच्छा। बेस्ट मंच सज्जा और व्यवस्था का खिताब हमारे पूर्व विधायक तेघरा, अभी बरौनी कह सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को मिला था। ये सारे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और 83 से मैं नाटकों से पूरी तरह जुड़ गया था। उस टाइम मैंने प्रजातंत्र और नहीं चाहिए, जहांगीर का इंसाफ, 3 नाटक हुआ था। उस नाटक में मैंने भाग लिया था, लेकिन उसमें मैं स्त्री पात्र में बिन बोलता पात्र के रूप में था। वो छोटी सी भूमिका जी थी। इंद्र की परी वो उर्वशी है, और मेनका उसका रोल मुझे दिया गया था। राकेश जी, एक बात बताएं, नाटकों के बाद आपके जीवन के विषय में अगर बातचीत करो तो बहुत सारे पहलू हैं। उसमें से 2 पहलू जो मुझे खास तौर पर मुझे जानना है। एक तो है कि आप समाज सेवा में लगे, आप चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव हारे, फिर सरपंच के रूप में जीते, तो उसके बाद आप फिल्मों के लाइन में आए, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, इन सारे फिल्मों में। तो सबसे पहले बताएं कि आपको समाज सेवा करें ऐसी भावना कब आई मन में? जी, गांव में देखते होंगे कि किसी भी प्रकार का विवाद हो, गांव का विवाद बहुत कम न्यायालय तक आता था। मेरे चाचा किशोरी चौधरी जी, जो मेरे पिताजी 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, और मैं 5 भाई हूं, और 5 भाइयों में मैं चौथे नंबर पर हूं। एक भाई मुझसे छोटा और एक बहन बड़ी है। तो हमारे जो 3 नंबर पे चाचा थे, वो उनको लोग प्यार से प्रमुख साहब भी कहते थे। अच्छा। गांव वाला प्रमुख साहब, वो कभी चुनाव जीते नहीं या चुनाव लड़े, लेकिन उनको लोग प्रमुख साहब कहते थे। और उनकी एक कला मुझे आज भी पसंद है कि लोग उनको बुला करके ले जाते थे। न फीट होता था उनके पास, न करी होता था, न लग्गा होता था। और डेग से वो खेत नापते थे, और नापते नापते बहुत दूर तक चले जाते थे। लोगों का विवाद वो डेग से नाप करके फरियाद देते थे। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, और मैं बड़ी छोटी उम्र से
चाहे सामाजिक कार्यक्रम नाटकों का रहा हो, छठ पूजा का कार्यक्रम रहा हो, उसमें मैं घाट सजाने का अपने क्षेत्र में अच्छा। सबसे पहला श्रेय मुझे ही जाता है। घाट जो सजाया जाता है आज के मेरे क्षेत्र में पहली बार हम ही लोगों ने सजाया था। अच्छा। तो उनसे प्रेरणा मिली और मैं लोगों का मदद करना प्रारंभ किया। लोग 12 बजे रात को भी, मैं बड़ी छोटी उम्र से मोटरसाइकिल भी ड्राइव करता था। अच्छा। मात्र 9 साल की उम्र से मैं 86 में हमारे चाचा ट्रैक्टर का एजेंसी खोले थे बेगूसराय में, वो पीरापुर से हमारे चाचा थे, और उनकी जो मोटरसाइकिल थी उसको धो के पोंछ के, और मेरे कोई गुरु भी नहीं है मोटरसाइकिल या फिर किन्हीं अन्य गाड़ियों को चलाने में, तो हमने काफ़ी मेहनत करके वहाँ धो पोंछ करके वो सीखा था। और हम उसी तरीके से गांव समाज में जुड़े रहे। लोग रात को भी हमको बुला करके हॉस्पिटल, किसी को मैं तो अपने हाथों से 200 लोगों को उठा करके एक्सीडेंटल लोगों को हॉस्पिटल तक ले गया। अच्छा। जिसमें से कई लोग अगर आज हैं तो वो मुझे साधुवाद भी देते हैं, घर तक अभी भी आते हैं, कभी मिठाई लेकर के, कभी आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। पहली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे जी। अनुभव कैसा रहा? सरपंच के पद के लिए ही लड़े थे क्या? जी, वर्ष 2001 में चुनाव हुआ था और उसमें सरपंच का चुनाव नहीं हुआ था। 2006 में मैं चुनाव लड़ा था और मैं बड़ी हंसी आ रही है कि मैं 491 मतों से हार गया था। लेकिन उस हार ने मुझे प्रेरणा दिया सर। उस हार से मैंने ये प्रेरणा लिया कि हार को मैंने फूलों का हार बना लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मेरी हार थी उससे मैंने हार बना लिया और मैं दिन रात लोगों की सेवा में जैसे लगा था उससे कुछ और लग गया अधिक। जब 2011 का चुनाव आया तो लोग मुझे या मेरे परिवार के लोगों को जाकर के कहना प्रारंभ किए कि इस बार महंत को चुनाव लड़ना चाहिए। सो अगली बार हम लोगों ने गलती किया और इस बार हम इन्हें ही जिताएंगे। लेकिन मेरे चाचा ने एक आशा जगाई, एक उम्मीद जगाई लोगों ने। जी, लोगों ने मुझे, चाचा ने कह रखा था कि तुमको चुनाव अब नहीं लड़ना है, तुम सेवा करते जाओ, नहीं रोकते हैं, चुनाव नहीं लड़ो, चुनाव से कुछ कटुता आती है। लेकिन लड़े आप चुनाव? मैं चुनाव लड़ा नहीं। अंत में चाचा को पब्लिक के डिमांड पर, जो जनता लोग गांव के थे उनके डिमांड पर मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। उस बार अब रिकॉर्ड मत से जी, और बेगूसराय जिला में सर्वाधिक मतों से जीतकर मैं आपकी सेवा में आया। अच्छा, अपने इस सरपंच कार्यकाल के दौरान आपने कुछ ऐसा किया जिसको हम आज भी याद करें? जी, निश्चित तौर से। जब मैं 2011 में सरपंच बना था तो मैं आपको बता दूं कि मैं शराब का सेवन जिंदगी में नहीं किया हूं और ना शराब सेवन करने वालों से मेरी किसी प्रकार की नज़दीकी मित्रता है। अरे। और शराब पीने वालों को मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूं। हालांकि वो पीते हैं तो अपना ही अहित करते हैं, लेकिन मैं इससे बड़ा दूर रहता हूं। तो 2011 में चुनाव जीतने के बाद मैंने अपने पंचायत में अपने मुखिया जी से आग्रह किया। उस टाइम मेरी मुखिया जी, अभी जो हमारे जिला परिषद हैं रीता देवी, वही मुखिया हुआ करते थे। अच्छा। तो उनसे मैंने उनकी आम सभा में जाकर के आम सभा में योजना के तहत पारित करवाया कि मेरे गांव में यदि शराब पीते कोई लोग पकड़े गए और उपद्रव किया तो उन्हें 5100 रुपये दंड स्वरूप भुगतने पड़ेंगे। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप भी सुने कि नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू की बिहार में, लेकिन उससे पूर्व जब ये सरपंच हुआ करते थे तो अपने गांव में शराबबंदी लागू कर रखी थी। क्या ये बात सच है? जी जी, निश्चित तौर से। उस क्रम में कुछ गरीब गुरबे, कुछ सामाजिक महिलाओं को, महिला लोग ज़्यादा हमारा साथ देते थे। मेरे गांव में एक भट्टी हुआ करता था जो नीतीश कुमार जी ने पंचायत में दे रखा था, कंपोजिट शराब की दुकान। तो उस शराब की दुकान पर जाकर के हम लोग झाड़ू, बेलना, चकला लेकर के महिलाओं के साथ होर्डिंग, बैनर, ये सब लेकर के। वर्ष 2016 से पहले की 11 की मैं बात बता रहा हूं। 11 की। और मैंने योजना पारित करवाने के बाद एक रजिस्टर बनाया जिसमें शराब के खिलाफ एसडीओ साहब को एक आवेदन लिखा। 6500 लोगों का मैंने उसमें हस्ताक्षर करवाया और वो 6500 लोगों का हस्ताक्षर करवा के एक कॉपी मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी भेजा। निश्चित रूप से ये सराहनीय है। ये सुन करके हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सोच रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो बातें सोची वो आप उससे 5 साल पहले लागू कर चुके थे अपने कार्यकाल। बहुत सराहनीय है। तो उस सुनते हैं कि आप जुर्माना लेते थे 5100 रुपये जो शराब पीते हुए पकड़े जाते। जी, निश्चित। तो शराब पीते हुए नहीं, शराब पीकर गड़बड़ी करते हुए। तो उस रुपए का मैं किसी गरीब की बेटी की शादी है, किसी गरीब के घर में बीमारी हो गया
या किसी गरीब के घर में श्राद्ध कर्म है तो उसमें मैं आंशिक रूप से सहयोग करता था। आज भी जाकर के पंचायत में आप इस बातों की जानकारी ले सकते। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ निश्चित रूप से। राकेश जी एक बात बताएं, चलिए आपके तो आप जीवन में कहानियाँ भरी पड़ी हैं, कहाँ वो वॉलीबॉल खिलाड़ी, फिर आप क्रिकेट भी खेले, उसके बाद आप सरपंच बन गए, आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी की। जी जी। उसके बाद अब फिल्मों में फिर एक नाटक छूटा था आपसे, तो फिर आप पर्दे, ये जो आधुनिक पर्दे होते हैं टेलीविज़न के, दूरदर्शन के या फिर फिल्मों के पर्दे पर आने की इच्छा कब हुई, कैसे हुई? देखिए मैं 13 मार्च 1995 मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा और सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा बेगूसराय के बलिया संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन सांसद कॉमरेड सूरज दा को, जो मेरे आदर्श रहे हैं। उन्होंने मेरे निशांत स्टूडियो का विधिवत उद्घाटन उन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ था, उसी संत के, जो आज भी है और मेरे है नहीं, वो मेरे परिवार का, मेरे सम्मिलित परिवार के रोजी रोजगार का प्रथम साधन है। अच्छा, जिसके जरिए मैंने अपने बच्चों, क्या नाम कहा है स्टूडियो? निशांत स्टूडियो, तेघरा में सत्संग भवन के निकट है। अच्छा। 13 मार्च 1995 को मतलब सूरज दा के हाथों कर कमलों से जी उसका उद्घाटन हुआ था। और उस संत के पैर का वो हवाई चप्पल आज भी मुझे याद आता है, वो रिलैक्सो का चप्पल पहनते थे। अच्छा। और काफी संत लोग थे, उनका प्रभाव मेरे ऊपर भी रहा। और 95 में स्टूडियो खोलने के बाद मैंने 99 में तृप्ति साक्या नाइट करवाया था बेगूसराय, ये अपने तेघरा बाजार में। उससे पूर्व एक उनका कार्यक्रम बेगूसराय में हुआ था और उस टाइम उनका कैसेट आया था सासू बीरी ससुर गांजा वाला, और वो राम बनके का आया भी नहीं था। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम करवाया था 99 में। और 2000 के ईस्वी में हमने ऑर्केस्ट्रा, आप जो ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा होता है जिससे दरवाज़ा लगाया जाता है, उस ऑर्केस्ट्रा और स्टेज प्रोग्राम के ऑर्केस्ट्रा का मैंने विधिवत उद्घाटन करवाया था। तो टूटे न सनैया के डोर के डायरेक्टर हुआ करते थे विनोद दा। और एक बात मैं और बता दूं कि विनोद दा का जो घर है, विनोद दा का घर और मेरा घर एक ही खेसरा नंबर में है। अच्छा। और एक ही खेसरा नहीं कह सकते, हम दोनों का दीवार की दूरी 1.5 से 2 फीट मात्र इतने नज़दीकी हमारे वो हैं। तो 2000 में वो और विजय सिंह पाल दोनों मेरे ऑर्केस्ट्रा का ओपनिंग किए थे। अच्छा। उसके बाद 2001 में चुनाव हुआ। उसके बाद मान लिया कि 2004 में मेरी बहन है चाचा की लड़की, जिसकी शादी संयोग से आप ही के गांव एघ में मोहित जी जो हैं वो मेरे बहनों हैं, छोटे बहनों हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहूंगा, अपनी बहन को भी आशीर्वाद दूंगा और आप भी उसे आशीर्वाद देते ही रहते हैं। दोनों बराबर देता रहता में वो हैं। तो जब 2004 में मेरे बहन की शादी हुई तो सिनेमा का कुछ बात सीखने का अमिया जी के साथ जब बैठते थे, चूंकि अमिया कश्यप जी जो फिल्म अभिनेता हैं वो मेरे बहनोई के अपने फुफेरा भाई। बिल्कुल मुझे पता है। जी आपको पता, आपका तो वो बहुत प्रिय पात्र भी हैं। तो 2004 और 2006 के बीच का जो क्रम था उसी में विनोद दा आकर के ऑडिशन लिए थे। हालांकि उस ऑडिशन में मेरा नहीं हो पाया था, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो या फिर 2006 के मैं चुनाव में व्यस्त था तो मैं उस फिल्म में काम नहीं कर पाया था। लेकिन अमिया जी से मेरा जुड़ाव हो गया था और 2007 में पहली बार अमिया जी का मैंने जो स्वागत किया था, कभी आप मिलेंगे अमिया जी तो उनको पूछिएगा। अमिया जी का स्वागत के लिए हम 200 लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ दुलारपुर में NH पर खड़ा था। बैंड बाजा गाजा और इतने फूल माले से मैंने उन्हें लादा था कि वो काफी गदगद हो गए थे। और अमिया जी से हमारी निकटता बहुत ज्यादा उसी दिनों से बढ़ी। और 2007 में उनके लिए बुरा दिन आया, अमिया जी एक्सीडेंट कर गए और 2010 तक वो इसी एक्सीडेंट में लगे रहे। और 2010 में जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद उनका मैक्सिमम रहना मुंबई के बाद घर पे होने लगा। और 10 के बाद 11 में मैं चुनाव भी जीत गया था। और आपको याद होगा सर, जब मैं 2011 में चुनाव जीता तो 12 सितंबर 2012 को मैंने कला भवन बेगूसराय में कलाकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम किया था। बिल्कुल। जिसमें एक विधा के लिए आपको भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बिल्कुल मुझे याद है। और आपसे मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी 2012 जी, दिनकर कला भवन के 12 सितंबर 2012 को। अरे मैं तिथि बड़ी याद रखता हूँ इसलिए। तो फिल्मों की ओर मेरा रुझान हुआ। 12 के बाद 13 में फिल्म गुलमोहर की शूटिंग की चर्चा आई।
गुलमोहर, हाँ। जी, भरद्वाज स्वामी जी की फिल्म है, बिल्कुल बिल्कुल, जो केतन मेहता के एसोसिएट। दुर्भाग्यवश वो फिल्म आएगी लेकिन अभी तक आई नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगी, और हो सकता है कि उसका नाम गुलमोहर ना हो के कुछ अलग हो, लेकिन वो फिल्म जल्द ही आएगी। फिर हमने पहली फिल्म आपकी थी गुलमोहर। बड़ी फिल्मों में से पहली फिल्म गुलमोहर थी, लेकिन मेरी पहली फिल्म थी गंगा किनार प्रीतिया हमार। जट जटिन में भी आपने काम? जी, जट जटिन भी हमने किया, जो अनिल पतंग जी की फिल्म है। जट जटिन हमने 16 में किया, 2016। जी, 17 में हमने किया आपको 17 में हमने किया चौहर फिल्म, जिसमें आपके गाने काफी चर्चे, 2 गाने हैं, जिसमें से गाने हम लोग गाए बगाए गाते हैं। हम हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के, लोग उसे काफी अच्छा व्यू दे रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिला। जी जी, निश्चित तौर से। और उसके बाद हमने किया फिल्म लव यू दुल्हन। हाँ, लव यू दुल्हन मैथिली फिल्म में आपने। फिल्में तो मैंने बहुत सी की, लेकिन फिल्मों की तरफ जो झुकाव मेरा हुआ, ये आपने सवाल किया था, तो फिल्मों की ओर जो मेरा झुकाव हुआ वो मूल रूप से अमिया कश्यप जी के वजह से हुआ, और उनकी नजदीकी के वजह से, उनके सानिध्य में आकर फिल्मों की तरफ। जी जी, आपने शॉर्ट फिल्मों में भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया, छोटे। जी जी, 2 फिल्में हमारी आई, एक शराबी दूल्हा था, जो शराबबंदी के समर्थन में था, और एक शराब मुक्त विहार था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो दोनों फिल्में हमने की थी शराब मुक्त विहार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताएं कि आप जो नाटक, फिल्म, शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज सारे में काम किए, ये आपका सफ़र, अनुभव कैसा रहा? जी, निश्चित तौर से ये सपनों का जो है देखना जैसा हो जाता है, और हमने बचपन में सपना देखा था, मैंने कई फॉर्में भी भरी थी कि मैं मुंबई जाऊं या फिर मैं सिनेमा में काम करूं, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं। तो अनुभव तो काफ़ी करवा रहा यहाँ तक आने में। अभी भी कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम, ड्रीम प्रोजेक्ट आपका हो, जिसमें काम करना चाहते हैं? सुने हैं कि बज्जिका फिल्म भी बन जी जी, निश्चित तौर से। मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार में जैसा कि 5 क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से 5 भाषाओं पर हमारी दिनकर फिल्म सिटी और उसके कर्ता धर्ता अमिया कश्यप जी जो हैं, उन्होंने विचार किया है कि हर भाषा में हमें फिल्म 5 भाषाओं में फिल्म करनी है। तो अभी हमारी एक अंगिका फिल्म बनने की तैयारी में है, पकरौआ बिया। जी, वो अंगिका भाषा में होगी, और बज्जिका में हमारी एक फिल्म आएगी जो डोमकच नाम से है, उसका अब नाम क्या रखेंगे वो कथाकार बताएंगे। ये प्रोजेक्ट पर काम चल जी, प्रोजेक्ट पर काम नहीं, उसके गाने शूट हो रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्द हम आपके तो आप फिल्म में, उस फिल्म में भूमिका निभाएंगे? जी, निश्चित तौर से, जिस लायक मुझे निर्देशक समझेंगे, क्योंकि मैं दिनकर फिल्म सिटी का एक अदना सा सेवक हूँ, और आप उसके संरक्षक मंडल में भी हैं, तो आप लोग जिस लायक मुझे समझेंगे। यहाँ दर्शकों को एक बात बता दूं कि राकेश भाई जी का अभिनय अगर आपको देखना है तो बहुत सारे फिल्मों में मैंने इनको देखा है। लव यू दुल्हन तो मैं पर्दे पे जाकर देखा, इन्हीं के साथ, अमिया जी के साथ। शराबी दूल्हा में संजोग से मेरी कविता भी है आखिर में। जी जी, लेकिन उस फिल्म में आपने सेठ की भूमिका। आज तक मैं दर्शकों से कहूँगा कि यूट्यूब पर आप शराबी दूल्हा टाइप करें तो राकेश महंत जी को एक सेठ की भूमिका में देखेंगे। और दूसरी तरफ आप लव यू दुल्हन देखें तो होली का गीत जब आता है तो वो दृश्य मैं भूल नहीं पाता हूँ कि जब आप उसमें नृत्य कर रहे हैं होली के गीत पर, कोई नहीं भुला पाते हैं। तो राकेश महंत जी, मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जीवन, आप तो किसान परिवार से, जैसा कि आपने कहा, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, समाज की सेवा आपने की है। शराबबंदी के खिलाफ गांव में माननीय मुख्यमंत्री से 5 साल पहले शराबबंदी अपने गांव में लागू करवा रखी थी। 5,000 के जुर्माना लगा रखे थे। 6,000 से ऊपर लोगों के दस्तखत करवा करके माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा। ये सारी बातें बताती है कि आपके रग रग में समाज सेवा। अभी भी मुझे पता है कि एक राज की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अमानत भी जानते हैं? सुनने को मिला, जी 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 जी, गाहे बगाहे सुनने को मिलता है कि राकेश जी जमीन नापने में व्यस्त हैं। जी जी, ये अमानत, इतनी सारी विधाओं से जुड़ने, ये अमानत जुड़ने का मन कैसे हुआ? गांव की लड़ाइयों को देख करके, झगड़ा देख करके आप अमीन बनना जी जी, मैंने पहले ही कहा कि मेरे चाचा जो थे वो डेग से नाप करके जमीनों की फरियोटी किया करते। बात जब आपने डिग्री ले रखी है जी जी, अमानत की।
जी, मैंने बकायदा इसकी ट्रेनिंग पढ़ाई ली, की है? पढ़ाई करने के बाद जब मैं सरपंच था तो लोगों के मदद में मैं देखता था कि जब मैं सरपंच था उस टाइम 700 रुपया अमीन का फीस हुआ करता था। आज की तिथि में लोग 2500 लेते हैं, अब तो 3000 के रकम को मांगना शुरू कर दिया। अरे रे। और सुबह में एक शिफ्ट चलाते थे, दोपहर में दूसरा और शाम में हो तो तीसरा, तीन शिफ्ट नापते थे। और 3 शिफ्ट नापते थे तो सोच सकते हैं कि गरीबों की क्या स्थिति रही होगी। तो मुझे अंदर से कचोटता था ये बात कि मैं अमानत जानते हुए भी क्यों ना खुद से अमानत। लेकिन लोग भी, मैं लोगों को थोड़ा यहाँ कहना चाहूँगा सर कि लोग अंधकार में चले जाते हैं, ईर्ष्या के भाव को लेकर के अपना भला बुरा भूल जाते हैं। उन्हें एक इंच टुकड़ा के लिए वो हजारों हजार कुर्बान कर देते हैं, भाई से बैर ले लेते हैं। ये बहुत बुरी बात है, नहीं लेना चाहिए। समाज में ऐसा संदेश जाना चाहिए आपके माध्यम से कि छोटी मोटी लड़ाइयों को हम घर पर निपटाएं। हमको पता है कि आप जब सरपंच हुआ करते थे तो बहुत सारे वादों को, केसों को आप कचहरी तक जाने नहीं देते थे, मुझे ये बात पता चला। जी जी, निश्चित तौर से अभी भी वर्ष 2011 से 16 तक मेरा पंचायत सामान्य सीट था जिस पर मैं चुनाव जीता था। 2006 से 11 भी सामान्य सीट था। 2016 में मेरा सीट आरक्षित हरिजन महिला सीट हो गया था। इंदू जी वहाँ से सरपंच बने। वो काफ़ी अच्छे सुलझे हुए लोग थे, लेकिन मेरा जो गांव है वो थोड़ा भूमिहार बाहुल्य गांव है, मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा। तो उनको पंचायती में काफ़ी कठिनाई होता था। और मैं दबंग तो ना कहिए, लेकिन मैं एक संयुक्त परिवार से था और मैं बड़ी साफगोई के साथ मैं साफगोई से लोगों से बात करता हूँ। आज की तिथि में हमारे पूर्व जिला परिषद रामनिवास जी हैं, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, हमारे गांव में और भी जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कहीं भी पंचायती की बात आती है तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि जाओ राकेश कुमार महंत को बुलाओ और वो जो निर्णय करेगा या जो निर्णय में सहयोग करेगा उसमें हम रहेंगे। और समाज भी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? मुझे पता चला कि पिछले चुनाव में आपकी धर्म पत्नी जी को जी यही सरपंच बना दिया गया है, यही क्योंकि तो आप पंचायती में आए, पंचायत करने बैठे। जी जब 2000 आप अपनी जीवन संगिनी के विषय में कुछ बताएं। आपकी शादी कब हुई, किनसे हुई, उनका सहयोग कैसा रहा, माता पिता के विषय में 2 शब्द पारिवारिक बिंदुओं पर हम लोग बात। जी निश्चित। मैं पहले ही बता दिया कि एक बड़ी बहन और 5 भाइयों में मैं चौथे नंबर पर हूँ। और मेरे पिताजी अमला गंजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी था पहले, तो वो तेल शोधक कारखाना बरौनी में काम करते थे। अच्छा, जब हमारा दियारा कटाव पीड़ित हो गया था, खाने के लाले पड़ गए थे मेरे गांव के, मेरे परिवार ही नहीं, मेरे गांव के पूरे लोगों को भोजन का भी आफत था। दियारा से विस्थापित होकर के गांव आए थे, उस स्थिति में नौकरी करते थे और यहाँ सरकारी होने की संभावना भी बाद में थी, लेकिन यहाँ से कुछ अधिक रुपया प्राइवेट कंपनी में मिलता था कलकत्ता में, तो वो चले गए कलकत्ता जाकर के वहाँ से हम लोगों के भरण पोषण के लिए लगातार मेहनत करते रहे। 97 में वो 21 अगस्त 97 को वो हमें छोड़ करके चले गए। मैं उन्हें नमन करूँगा और मैं भी नमन करता हूँ। जी, मेरी पहली संतान जो है अपराजिता भारद्वाज, वो ठीक उसके अगले वर्ष 98 में उसका जी 17 अगस्त 98 को, उनके प्रथम वर्षी से 4 दिन पहले। तो उसके बाद एक पुत्र 1 अक्टूबर 2000 को और दूसरा 10 सितंबर 2002 को। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है? जी इसी वर्ष मैंने बेटी की शादी की है। और हमारे दामाद जी क्या जी है, दामाद हमारे एग्रीकल्चर विभाग में तेघरा में एम्प्लॉय हैं। और एटीएम का एक पद होता है असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, उस पर कार्यरत हैं। जी वो अभी कार्यरत हैं। ये 6 फरवरी को मैंने बेटी की शादी की। आपसे तो उलाहना है कि आप आए नहीं, आपकी व्यस्तता थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलते रहा है और मिलते रहेगा भी, बिल्कुल निश्चित तौर से। और संयोग से मेरी शादी 25 जून 1990 को 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। कहाँ हो? 16 वर्ष की आयु में मेरी शादी हुई और मेरी धर्मपत्नी उस टाइम 13 वर्ष की। अरे रे। तो कहिए बाल विवाह ही। हाँ। तो बरौनी गांव है, वहीं मेरी शादी हुई। और बड़ा दुखद रहा मेरी पत्नी के साथ भी कि जब वो काफ़ी कम उम्र की थे, लगभग लगता है 7 या 6 साल की, और 2 छोटे भाई थे, तब उनकी माताजी का भी देहावसान हो गया था। तो उन्होंने मुझे तो कम से कम बहुत संभाला। अच्छा। हमारे बच्चों को भी काफ़ी अच्छा संभालते हैं।
और जब मैं इन कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, सामाजिक जीवन में हो, सिनेमा में हो या फिर अन्य कार्यों में, तो बच्चों की पूरी परवरिश की जिम्मेवारी उनके अंदर ही होती है। और मैं एक कुशल गृहिणी निश्चित तौर दायित्व वो निभा रही है जी, काफी नोक झोंक के बावजूद इस भी नए दायित्व जो उप सरपंच बना दिया गया, उससे वो क्या घबराई जी नहीं, संयोग की या बात उनको है। ये पता है कि दायित्व मुझे मिला है, काम तो मेरे पतिदेव जी करेंगे? नहीं, वो तो उस टाइप की महिला है भी नहीं, मैं बता दूं तो मैं उनका पति हूँ, ये ठीक है, और वो मेरी पत्नी है, लेकिन दायित्व जो उन्हें दिया गया है वो ग्राम कचहरी तक बखूबी जाते हैं शनिवार को। अच्छा, अगर कोई उन्हें लोग ये कहें कि आप आकर के मेरे घर तक निष्पादित कीजिए मामला को, तो उसमें वो जाने से थोड़ी असमर्थता बताते हैं, तो मैं वहां जाता हूं। क्योंकि मैं ऐसे भी, मुझे लोग, वो नहीं थे उप सरपंच तो भी लोग मुझे बुलाते थे और आज भी बुलाते हैं, लेकिन ग्राम कचहरी का जो कार्य होता है उसका निष्पादन वो स्वयं करते हैं। आपके साथ अगर बात करूं तो घंटों बातचीत होगी, लेकिन अब मन नहीं बढ़ेगा, लेकिन समय की सीमा है। राकेश जी, मैं अंत में अपने स्टूडियो के विषय में जो हमारे डॉक्टर रोशन जी ने, मैं तो बराबर कहता हूं अपने शब्दों में कि आंदोलन है, केवी स्टूडियो तौर से एक आंदोलन की तरह है। नए कलाकारों को मंच देने का काम जो ये कर रहे हैं, इस स्टूडियो के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे उन दर्शकों को जो आज देख रहे हैं, अपने जीवन के पूरे अनुभव से क्या समेट कर 2-3 पंक्तियों में कहना? जी सर, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रोशन जी की शादी में संयोग से मेरे ही बैंड बाजे गए थे बजाने के लिए। रोशन जी हमारे बहुत ही निकटतम पड़ोसी हैं। बिल्कुल। और रोशन जी उस परिवार से हैं जो परिवार पिरौली ही नहीं, मेरे क्षेत्र का नामी गामी परिवार रहा है। इनके दादाजी प्रमुख हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे। मुझे तो कुछ पता नहीं। इनके चाचा जी विधायक रहे हैं, चाचा जी मुखिया रहे हैं, अभी भाई इनके मुखिया हैं। इनकी पृष्ठभूमि काफी अच्छी रही है। मेरा जुड़ाव इनसे बहुत पूर्व है। इनकी जब यहाँ शादी भी नहीं हुई थी, क्लिनिक भी नहीं था, उन दिनों से मेरा इनका पारिवारिक। आपके कथनानुसार इनके इस कार्य के विषय में जी मैं इस कार्य पर ही आ रहा हूँ सीधे सीधे। ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, निश्चित तौर से मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ या फिर मैं जब फेसबुक खोलता हूँ तो देखता हूँ डॉक्टर रोशन जी की जो बातें आते रहती है, और ऐसे ऐसे लोग वहाँ आते हैं जिनको तो मैं समझता हूँ कि किसी भी रूप में लोग नहीं जान पाते। उस गांव देहात के लोगों को खींच करके प्लेटफॉर्म देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इसमें इनका कितना बड़ा अर्थ नुकसान होता है, समय इनका कितना जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को करके मुझ जैसे लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं। निश्चित तौर से रोशन जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें नमन करता हूं, उनके हौसले को नमन करता हूं कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, आपका सराहनीय कार्य है। नमस्कार। तो आज इतना ही, फिर इनसे हम बराबर मुलाकात करेंगे। दर्शकों, मैं एक बात यहाँ सूचित कर दूँ आप सबों को, अब जो नई श्रृंखला मेरी आएगी इंटरव्यूज़ के, उसमें इन्हीं के तरह से लोगों जो समाज सेवा में रहे हैं, जिन्होंने समाज सेवा में अपना योगदान दिया है, जो कि रक्तदान हो, चाहे समाज सेवा हो या पर्यावरण हो, नल जल योजना हो, इन सारी पहलुओं पर जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, ऐसे लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोगों को रूबरू कराते रहूं। आज के इसी कड़ी में हमारे बीच थे जिले के गौरव पुरुष, मैं इन्हें कहता हूं राकेश महंत जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने वक्त निकाला हम सबों के लिए। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड और कहना चाहूँगा, एक सेकेंड सिर्फ दर्शकों के लिए। जरूर जरूर। कि वरदराज स्वामी जी की एक पंक्ति है, वो मैं आपके बीच रखूंगा। दशरथ मांझी फिल्म में आप उसे देखेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता कि भगवान भी तुम्हारे ही भरोसे बैठा हो। क्या बात। इसलिए आप निश्चित तौर से अपने कामों को प्राथमिकता दें और अपने कामों को करते रहें। निश्चित तौर से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। नमस्कार। बिल्कुल। देखिए, चलते चलते राकेश भाई जी ने हम सबों में हौसला भर दिया, जोश भर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। नमस्कार।